Hello and welcome. Good morning to all. We are studying about the first chapter in history, that is nationalism. In Europe, the rise of nationalism in Europe, हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे. मीन्स किस प्रकार से राष्ट्रवाद बनता है, का ओरिजिन होता है इन द यूरोपियन नेशन एंड एमंग द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. तो इसमें हमने बहुत सारी चीजों को आपको बता दिया था. अब हम थोड़े उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें क्रांतिकारी मीन्स रिवोल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है. रिवोल्यूशनरी मीन्स ऐसे लोग जो कि मौजूदा समय में, करंट टाइम में, करंट पीरियड में जो कंडीशन सबसे खराब है उस कंडीशन के खिलाफ उन्होंने क्या किया, अपनी आवाज उठाया. किसके खिलाफ? ऑटोक्रेसी के खिलाफ, मोनार्ची के खिलाफ और उन तमाम जो व्यवस्थाएं, जो सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज उठाया. दे वेर कॉल्ड अ लिबरल्स एंड द रिवोल्यूशनरी. इन्हें लिबरल्स के नाम से भी जाना जाता था और रिवोल्यूशनरी तो वो थे. मैंने लिबरल्स के बारे में भी डिटेल से बताया कि लिबरल शब्द लैटिन के वर्ड लिबर शब्द के बना हुआ है. इसके बारे में आपको बताया जा चुका है. आपको यह भी बताया गया था कि व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, आफ्टर दैट वियना कॉन्फ्रेंस होती है 1815 में अंडर द हेड ऑफ ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच. इस मैटरनिच ने क्या किया था? ये एक मीटिंग का जो वियना में हुई, ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में, उसका ये हेड बना था और इसमें एक समझौता किया गया सारे यूरोपियन अमंग्स ऑल द यूरोपियन नेशन दैट द टेरिटरी व्हिच वाज अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन बोनापार्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज. उसे डिफरेंट स्टेट्स में बांट देने चाहिए जिसमें वो पहले से थे. इन फ्यूचर द फ्रांस कुड नॉट एक्सपैंड देयर टेरिटरी. अब यह भी ध्यान रखा गया था इस विशेष रूप से कि फ्रांस अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन न कर पाए. इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे बॉर्डर स्टेट्स बना दिए गए थे जो कि बफर स्टेट के रूप में काम करेंगे और फ्रांस अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन इन फ्यूचर नहीं कर पाएगा. लोग फ्रांस से इतने परेशान क्यों थे? उसके पीछे मैंने एक वजह आपको ये बताई थी दैट द फ्रांस इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंट्री. एक ऐसा देश है पूरी दुनिया का in which the first idea of revolution was origin. वो जन्म हुआ था. सबसे पहले the idea of freedom and liberty अगर कहीं भी सबसे पहले अगर दिखाई पड़ती है तो that was the France. वो फ्रांस था. आपको पता होगा क्लास 9th में 14 जुलाई 1789 को, ये वो दिन था जब द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, वो स्टार्ट हुआ था. लेकिन फाइनली जल्द ही बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को चेंज किया गया, ये भी आपने देखा. और उसके बाद फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट जो 1804 से 1815 तक रूल चलाया और फाइनली उसके कंबाइंड फोर्सेस यूरोप की मिलकर के बैटल ऑफ वाटरलू में हरा देती हैं और फाइनली उसके द्वारा जीते गए सारे स्टेट जहां जहां से लिए गए थे उन सबको वापस लौटा दिए जाते हैं. नॉट इवन दिस, इतना ही नहीं, 1815 के बाद जिस बार्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था उसे वापस से रिस्टोर भी करा दिया गया. मैंने आपको यही बातें बता करके लास्ट क्लास में खत्म की थी और ये बताया था कि क्या समस्याएं उस समय हो सकती थी और क्या हो रही थी. आपको यह भी बताया गया था कि जो मिडिल क्लासेस के पीपल्स थे, जो लिबरल्स थे, जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, द रिवॉल्यूशनरीज, वो खत्म नहीं हो गए थे. 1815 में वो कमजोर भले हो गए थे लेकिन वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए थे. क्यों? क्योंकि द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, एक बार लोगों ने उस चीज को देखा है, उस चीज को जी लिया, तो वो आसानी से खत्म होने वाली चीजें नहीं थी. हाँ, समय थोड़ा अपोज चल रहा था, प्रतिकूल था, फेवरेबल नहीं था, जिसकी वजह से जो लिबरल्स थे, जो रिवोल्यूशनरी थे, जो ओपन माइंडेड पीपल थे मिडिल क्लासेस के, वो कुछ समय के लिए क्या हो गए, अपनी बातों को
खुल करके दूसरों के सामने रखने में वो अपनी बात काम स्टॉप कर दिए थे, वो अपना काम नहीं कर रहे थे। लेकिन वो सीक्रेटली इस चीज को काम कर रहे थे और उसका रिस्पॉन्स ये मिलता है सीक्रेट सोसाइटीज के रूप में। ये क्या है? जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे, लिबरल्स थे, जो फ्रीडम चाहते थे, जो मिडिल क्लासेस के पीपल थे, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे, प्रोफेसर्स, स्कूल कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वेल्दियर पीपल, जो समाज के अंतर्गत, सोसाइटी के अंतर्गत ऑटोक्रेसी के बजाय एक डेमोक्रेसी, एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट को करना चाहते थे। वापस से 1815 में मोनार्शियल सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाने के बाद वो टर्न हुए, दे इंटर्ड इनटू अ सीक्रेट सोसाइटीज, एक वो अंडरग्राउंड हो गए और छुप करके ही वो क्या करने लगे, सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह रन कराने लगे, जिसका काम ये था कि हमें अपनी रिवॉल्यूशनरी चीजों को एक लंबे समय तक जीवित रखना पड़ेगा और सही समय आने पर हम वापस से डेमोक्रेसी यानी रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वापस से रिस्टोर कर लेंगे। दिस वॉज नॉट हैपनिंग ओनली इन फ्रांस, this was also happening in Italy, Switzerland, Netherlands, Belgium, some part of Germany and etc. region of the Europe. ये सारी प्रोसेस इस तरीके से चल रही थी। इसी में एक व्यक्ति का नाम आता है जोसेफ मैज़नी का। जोसेफ मैज़नी का नाम आता है, जिसका जन्म was born in 1807, जिसका जन्म 1807 में, ठीक है, जिनेवा में हुआ। जिनेवा में हुआ। He was most important revolutionary at that time। उस समय का बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी था, एक लिबरल था, जिसने लिगुआरिया में एक समय में रिवोल्ट करने की कोशिश की और फिर वो पकड़ा गया और उसे देश निकाल दिया गया, एक्साइल कर दिया गया। ये समस्या उसके साथ हुई। किसके साथ? मैज़नी के साथ। फाइनली जब वो उसे देश निकाल दिया गया तो वो कार्बोनरी में एक सीक्रेट सोसाइटी चल रही थी कार्बोनरी में, जिसको उसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को केप्ट अलाइव फॉर फ्यूचर, उसको जारी रखा। फिर फाइनली क्या होता है, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज को खुद स्टैब्लिश किया। दैट वॉज द यंग इटली एंड अनदर वन इज यंग यूरोप। यंग इटली को उसने फ्रांस के मार्सेलीज में स्टैब्लिश किया था। एक्चुअली इसका नाम इटली इस वजह से रखा गया, उसने रखा क्योंकि वो एक्चुअली बिलोंग इटली से करता, वो एक स्वप्न देखता था, वो एक सपना देखता था, इटली विल बी द यूनिफाइड नेशन स्टेट। वो एक जो छोटे छोटे राज्यों में, क्योंकि जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे वो ये सोचते थे कि जितने भी छोटे छोटे स्टेट बटे हुए हैं क्यों ना वो सारे कंबाइन हो जाएं, सारे की नेशनलिज्म एक हो रहे और कंबाइन होकर के एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट का फॉर्मेशन लोग करें। जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे उनका जो मेन एम्बिशन था वो ये था कि टू अपोज द मोनार्चियल सिस्टम, हमें मोनार्चियल सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपने तरीके से हर संभव प्रयास किया कि यूरोप के अंतर्गत मोनार्चियल यानी ऑटोक्रेसी सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके। दे डू रिवॉल्यूशन एंड आल्सो दे इंस्पायर्ड अदर फॉर रिवॉल्यूशनरी कंडीशंस। वो दूसरों को भी इंस्पायर्ड करते थे लोग, ताकि वो समझते थे इवन कि इसे मार्सेलीज में स्टैब्लिश किया गया और इसे बर्न, स्विट्जरलैंड की कैपिटल उस समय थी, बर्न में स्टैब्लिश किया गया। इन दोनों जगह पर स्टैब्लिश करने का मतलब था कि हाँ ये सीक्रेट सोसाइटीज थी जो लोगों को एक सिखा रही थी, समझा रही थी कि व्हाट यू गेन इन द रिपब्लिक फॉर्म और नेशन स्टेट, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। वो चाहते थे कि हम पुरानी व्यवस्थाओं में नहीं रहें, हम पुरानी व्यवस्थाओं में जीवित नहीं रहना चाहते। वी वॉन्ट आवर फ्रीडम, वी वॉन्ट आवर लिबरल। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी डिमांड होती है।